हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर्स। ओके, सो हमारा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसमें मेनली दो इंपॉर्टेंट है। एक है आपका एएसपी और दूसरा है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों है, दोनों के दोनों एरोबिक कंडीशन में वर्क करते हैं। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपका सस्पेंडेड सिस्टम रहता है, ये वर्क करता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम, और ये आपका अटैच्ड। अटैच्ड सस्पेंडेड में क्या होता है? सस्पेंड हो गया, सस्पेंड हो गया तो उसकी सैलरी कम हो गई, सैलरी कम हो गई तो उसका रिक्वायरमेंट तो सेम है ना, रिक्वायरमेंट तो कम नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट तो उतना ही है। तो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा। सो आपको ऑर्गेनिज्म चेजेस फूड, आपको फूड के पीछे भाग रहा है। लेकिन अटैच्ड में आपका उल्टा हो जाता है, फूड भागता है ऑर्गेनिज्म के पीछे, ठीक है। फूड भागता है ऑर्गेनिज्म के पीछे। अटैच्ड क्यों है? क्योंकि आपका ये ऐसा आपका डायग्राम रहता है। तो इसमें क्या, ये आपका फिल्टर मीडिया है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच्ड रहते हैं, इसलिए उसको अटैच्ड भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका अटैच्ड। सो ट्रिकलिंग फिल्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अटैच्ड कल्चर सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है? वेस्ट वाटर यहाँ से आपका प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर से आपका स्प्रे के थ्रू जो फिल्टर मीडिया है इसमें आपको छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। सो वो ये डिकम्पोज होकर फिल्टर होकर यहाँ पर आपका कहीं पर एफ्लुएंट का रहता है, तो यहाँ से आपको आउटलेट मिल जाता है। ओके, ये आपका मोटा मोटा ऐसा कुछ आपका डायग्राम है। इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ट्रिकलिंग फिल्टर का न्यूमेरिकल ही बहुत कम पूछा है, ठीक है। थ्योरी तो कम पूछा गया है, न्यूमेरिकल ही बहुत पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कब क्या किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो अटैचमेंट है। सो डिटैचमेंट ऑफ अटैच्ड बायोफिल्म इज नोन एज स्लफिंग। अगर यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटैचमेंट हो जाता है तो उसको स्लफिंग बोलते हैं। ओके, ट्रिकलिंग फिल्टर से ट्रीट होने के बाद कहाँ पर जाता है? वो सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज, तो ये आपका ट्रिकलिंग फिल्टर, फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर, उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। ओके, डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आगे और देखेंगे क्यों है। डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, तो डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर में दो इंपॉर्टेंट टर्म है, सॉरी दो फॉर्मूला है मेनली। एक एफिशिएंसी का, नॉर्मल हम इसको एएसपी में भी पढ़े हैं, वाई आई माइनस वाई ई बाय वाई आई इंटू 100, ठीक है। ये आपका बीओडी ऑफ इन्फ्लुएंट, बीओडी ऑफ एफ्लुएंट, बीओडी ऑफ इन्फ्लुएंट, ये आपका बीओडी का एफिशिएंसी रेट हो गया, बीओडी रिमूवल का। इसमें क्या है? इसमें कुछ है ही नहीं है, एएसपी में भी पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल है। कितना रिमूव किए हैं बीओडी बाय ओरिजिनल कितना प्रेजेंट था इंटू 100, ठीक है। ये याद तो नहीं भी करोगे, एएसपी में तो करना ही है, तो इसमें कोई ऐसा अलग से याद करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरा है आपका एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100 बाय 1 प्लस 0.0044 रूट ऑफ क्यू वाई आई बाय वी इंटू एफ, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 100 क्या कांस्टेंट है? 1 कांस्टेंट, ये भी सब कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपका डायमेंशनलेस है कि ये आपका डायमेंशनलेस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये क्यू इंटू वाई क्या होता है? केजी पर डे। वी क्या रहता है? आपका मीटर क्यूब, वॉल्यूम रहता है ना, तो लीटर से मीटर क्यूब। सो ये हो जाता है केजी पर डे पर मीटर क्यूब, ये आपका ऐसा कुछ यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो आपका डायमेंशनलेस हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर मैं इसको दूसरे यूनिट में लूँ, दूसरे यूनिट में ग्राम पर डे प्लस मीटर क्यूब ऐसा भी लिख सकता हूँ। ऐसा लिखूंगा तो इसका वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो एफिशिएंसी का भी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। लेकिन ये तो गलत है ना, अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर वैल्यू पुट कर रहे हो तो एफिशिएंसी तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कैसा सिस्टम से कौन से यूनिट में रख रहे हो। तो ये क्या है? ये आपका एम्पेरिकल इक्वेशन है, मतलब क्यू वाई बाई वी एफ, इसमें इसको क्या है? इसको एक ही टर्म्स में, एक ही सिस्टम में रखना चाहिए, इसको एक ही यूनिट में रखना है। वो यूनिट क्या होना चाहिए? केजी पर डे पर मीटर क्यूब की जगह हेक्टेयर मीटर, हेक्टेयर मीटर है ना। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो आपका ये यूनिट रहना चाहिए, ये आपका एम्पेरिकल है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ऑल्दो ये आपका इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछा गया और चांसेस भी है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल अगर आपको याद करना है तो ये ज़रूर याद कर लेना कि ये आपका केजी पर डे पर हेक्टेयर मीटर में रहना चाहिए, ठीक है। अब जो क्यू वाई आई, क्यू इंटू वाई आई बाई वी डिस्चार्ज बाई इन्फ्लुएंट बीओडी बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक लोडिंग। ऑर्गेनिक लोडिंग, ऑर्गेनिक लोडिंग बोल लो या आप बीओडी लोडिंग रेट बोल लो, जो बोलना चाहो, ठीक है। बीओडी लोडिंग रेट, ओके, ठीक है। अब ये यूनिट इसका
एफ क्या है, ये आपका रिसर्कुलेशन रेशियो, सॉरी रिसर्कुलेशन रेशियो नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे एफ क्या है। तो ये केजी पर डे पर हेक्टेयर मीटर होना चाहिए। एफ क्या, ये आपका डायमेंशनलेस टर्म है, तो आपका केजी पर डे प्लस हेक्टेयर मीटर क्या होगा, इसी का यूनिट होगा, तो ये आपका केजी पर डे पर हेक्टेयर मीटर। ओके, तो इनडायरेक्टली इसका अगर ये केजी पर डे प्लस हेक्टेयर मीटर है तो ये भी केजी पर डे प्लस हेक्टेयर मीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक डायमेंशनलेस मीटर है तो चाहे दोनों में से कोई भी ले लो, बात एक ही है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। आपका एक तो रहता है सिंपल वाई आई माइनस वाई बाय वाई आई इंटू 100, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सेकंड आपका एफिशिएंसी इक्वल टू 100 बाय 1 प्लस 1.0044 रूट ऑफ क्यू वाई वाई बाय वी एफ, ठीक है। इसमें 4 टर्म्स है तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 4 है तो पॉइंट के बाद कितने टर्म्स होंगे, 4 ही टर्म्स होंगे। ओके, तो और ये आपका क्यू वाई वाई वी वी आपका ऑर्गेनिक लोडिंग रेट और बीओडी लोडिंग रेट, जिसका यूनिट केजी ऑफ बीओडी, ये बीओडी की बात कर रहे हैं ना वाई आई, तो ये आपका केजी ऑफ बीओडी पर डे पर हेक्टेयर मीटर। ओके, नेक्स्ट, अब जो F है ये आपका कांस्टेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, रिसर्कुलेशन फैक्टर बोलते हैं, रिसर्कुलेशन रेशियो नहीं, रिसर्कुलेशन फैक्टर बोलते हैं। वेयर F इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय आई, F इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय आई बाय 1 प्लस 0.1 आर बाय आई का होल स्क्वायर। अब आर बाय आई क्या है, आर बाय आई है आपका रिसर्कुलेशन रेशियो, वेयर आर बाय इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एफ्लुएंट रिसाइकल, कितना रिसाइकल्ड हुआ है, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंट अप्लाइड, कितना अप्लाई किया और कितना रिसाइकल हुआ है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है आपका एफ, 1 प्लस आर बाई आई बाय 1 प्लस 0.1 आर बाई आई का होल स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया। बेस्ड ऑन एफ ट्रिकलिंग फिल्टर आर क्लासिफाइड इनटू स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। नॉर्मल हम क्या देखे थे, ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, तो ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर कुछ आपका रिसर्कुलेट हो रहा है क्या, रिसाइकल हो रहा है क्या, ये आपका एफ्लुएंट है, वापस इधर तो नहीं जा रहा है ना, तो रिसाइकल नहीं हो रहा है, मतलब रिसर्कुलेशन रेशियो क्या है, या फिर आपका आर डेट इज अमाउंट ऑफ एफ्लुएंट रिसाइकल कितना है, ये तो जीरो है ना, कुछ भी रिसाइकल नहीं हो रहा है, मतलब आर बाई आई जीरो हो गया। अब आर बाई आई जीरो है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो एफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 बाय 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 बाय 1 स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 1 हो गया। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में एफ इज इक्वल टू 1 रहता है, रिसर्कुलेशन फैक्टर 1 रहता है। लेकिन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर बोले तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ रिसर्कुलेट हो रहा है, कुछ रिसर्कुलेट हो रहा है, आर की कुछ वैल्यू हो गई, मतलब जितना इन्फ्लुएंट प्रोवाइड किए होंगे उसका कुछ पार्ट रिसर्कुलेट होगा, मतलब आर बाई आई जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो एफ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एफ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर में एफ इज इक्वल टू 1, हायर ट्रिकलिंग फिल्टर में एफ इज इक्वल टू एफ ग्रेटर देन 1, ऑल्दो ये कभी नहीं पूछा गया है ना। ऑपरेशन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रिकलिंग फिल्टर, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में, एक आपका है साइकोडा प्रॉब्लम, दूसरा पॉन्डिंग प्रॉब्लम। पॉन्डिंग में तो आपको पता ही ऑर्डर न्यूसेंस, साइकोडा में आपका फ्लाई न्यूसेंस रहता है, ठीक है, इतना डिटेल में जाना नहीं है, सब थ्योरी है, न्यूमेरिकल से कभी आया नहीं है, थ्योरी से कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे हम। फिर आपका इसके बाद सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक भी बोला जाता है ना। सेकेंडरी क्लैरिफायर्स फॉलो टाइप 4 सेटलिंग। अब ध्यान रखना है टाइप 4 सेटलिंग हम अभी तक टाइप 1, 2, 3 सभी पढ़ चुके हैं, किसी में आपका शेप और साइज चेंज होता है, किसी में नहीं चेंज होता, कोई आपका हिंडर्ड है ना, अलग अलग है। तो ये आपका टाइप 4 है। टाइप 4 सेटलिंग इज नोन एज कंप्रेशन सेटलिंग और आपका जोन सेटलिंग, ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। डिजाइन ऑफ सेकेंडरी क्लैरिफायर इज बेस्ड ऑन सॉलिड्स फ्लक्स रेट। इस पे एक क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, इसका भी न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्वायरमेंट पे प्लस पॉइंट ये है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हो, ये हम देखेंगे आगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है। जितने भी ये थ्योरी है तो अगर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी आगे बढ़ो, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ लिया हम, पहले आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, आपके 4 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं, प्रिलिमिनरी रहता है आपका, फिर आपका रहता है प्राइमरी रहता है, फिर सेकेंडरी रहता है, टर्शियरी रहता है ना। टर्शियरी हम इतना ध्यान नहीं देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिलिमिनरी भी आपको अगर वो ट्रीटमेंट में कुछ आपका ट्रीटमेंट सही से होने नहीं दे रहा है तो उसको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। सो आपका मेनली प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या आता है, आपका स्क्रीन्स आ गए, ग्रिड चैम्बर्स, स्किमिंग टैंक, ऑयल एंड ग्रीस हटाने के लिए, फिर प्राइमरी क्लैरिफायर, ये आपका प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी में या तो एएसपी और ट्रिकलिंग फिल्टर, दोनों आपका एरोबिक कंडीशन में है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका सस्पेंडेड है, ये आपका अटैच्ड है, डिफरेंस है ये। सस्पेंडेड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेजेस फूड, दूसरे में फूड चेज ऑर्गेनिजम्स।
उसको सेकेंडरी क्लैरिफायर में भेजा जाता है ना। सेकेंडरी क्लैरिफायर में कुछ पार्ट आपका एफ्लुएंट आपको डिस्पोजल डायरेक्टली कर दिया जाता है, कुछ डायरेक्टली डिस्पोज किया जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन आपको अलॉन्ग विद प्राइमरी क्लैरिफायर का एफ्लुएंट कुछ उसको वापस स्लज जो फॉर्म होता है उसको ट्रीट करते हैं, स्लज को ट्रीट किए फिर आपको वो फाइनली स्लज को डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, सो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं ये पूरा। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्लज ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम स्लज ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच।